Hello everyone, welcome to Gen 1 Studies. So my name is Rohit Serawat, Assistant Professor in Delhi University, and this is my contact number 8920867614. You can also join our Telegram group on this channel. So I am providing coaching for IAS, IAS and UGC NET exams. So you can subscribe my channel to get all the latest update on these exams and to get access to all the solution keys of all the previous year papers. And of course you can also get the notes on this particular Telegram channel. And yes, of course, don't forget to subscribe this channel. सो लेट्स स्टार्ट। ये सेक्शन बी से 2020 के पेपर था हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, उसके सेक्शन बी का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1D, जो कि कंपलसरी था और कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, और 150 वर्ड्स में लिखना था। ओके, सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेवलपिंग कंट्री के लिए कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी। तो इस आंसर को करने के लिए मैं दो चीज़ें बताऊंगा, एक तो वो जो आपको एग्जाम में लिखना है, दूसरा वो कि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम इसको एम्पेरिकली टेस्ट करेंगे पिछले 20 साल के डेटा के अकॉर्डिंग और 20 साल में क्या रिकॉर्ड रहा उसके अकॉर्डिंग कि कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव बनती है। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ लिखना कितना कंटेंट है अगर ये क्वेश्चन कभी फिर से रिपीट होता है तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं क्वेश्चन का और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्जैक्टली हमें आंसर में लिखना है। तो डेवलपिंग कंट्री के ट्रेड्स तो पता होने चाहिए पहले, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। तो ट्रेड्स क्या होते हैं, लैक ऑफ कैपेसिटी क्रिएशन, यानी सप्लाई साइड प्रॉब्लम रहती है। लैक ऑफ कैपेसिटी क्रिएशन इन द सेंस रोड्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पूरी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, तो सप्लाई साइड की तो प्रॉब्लम रहेगी। कोल्ड स्टोरेज नहीं होते हैं, वेजिटेबल इन्फ्लेशन इसीलिए तो होती है। और डिस्गाइज लेबर कैसे होती है, लुइस मॉडल में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे सरप्लस लेबर रहती है तो वहाँ डिस्गाइज लेबर रहती है। तो डिस्गाइज लेबर होती है जिसका कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेस देन 0 होता है। और इसकी वजह से क्या नुकसान होता है, जब डिस्गाइज लेबर होती है तो लो इनकम जनरेशन होगी और लो इनकम की वजह से लो कंजम्पशन और एडी प्रॉब्लम। तो यानी इंडिया में एडी और एएस दोनों की प्रॉब्लम है। ओके, हमारा एडी भी कम है और एएस भी कम है। तो परचेजिंग पावर की वजह से, लैक ऑफ परचेजिंग पावर एडी कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से एएस कम है। एंड अनदर एस्पेक्ट इज इम्परफेक्ट लेबर मार्केट होती है, क्रेडिट मार्केट भी इम्परफेक्ट होती है। आप देख सकते हैं मनी लेंडर्स की अभी भी बहुत बड़ी मार्केट है रूरल एरियाज में, और प्रोडक्ट मार्केट भी इम्परफेक्ट होती है। अगर पीडीएस शॉप्स अगर ना हो छत्तीसगढ़ में, तो सोच के देखिए, अगर पीडीएस शॉप ना हो तो वहाँ पे कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। तो अर्बन सेंटर से दूर होते हैं बहुत सारे एरियाज, तो वहाँ पे कोई पक्की सड़क भी नहीं होती है, तो यानी कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। अर्बन सेंटर से प्रोडक्ट उठाया जाएगा और वहाँ पे डबल ट्रिपल रेट में खाने का प्रोडक्ट बेचा जाएगा। इसलिए पीडीएस शॉप्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट परफेक्ट नहीं है, क्रेडिट मार्केट भी परफेक्ट नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना कोलेटरल के लोन मिलता नहीं है, यानी अर्बन पुअर को तो लोन मिलता नहीं है, और इम्परफेक्ट लेबर मार्केट तो है नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम देखते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में कि इंडिया में जब मॉनेटरी पॉलिसी लगाई गई तो क्या रहा। अब ट्रिकल डाउन हाइपोथेसिस आपको पता ही है, इसमें क्या होता है कि अगर फ्री मार्केट्स को अलाउ करा जाए तो अपर सेक्शन जब रिच बनेगा तो अपने आप ही उसकी जो इफेक्ट है लोअर सेक्शन में भी आएगा और लोअर क्लास की जो इनकम है वो भी राइज होगी और पॉवर्टी डिक्रीज होगी। बट कितना सक्सेसफुल रहा ये इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में एलपीजी रिफॉर्म जब आए 90s में तो ट्रिकल डाउन थ्योरी के बेस पे थे, मार्केट्स को फ्री करा गया, फाइनेंशियल मार्केट्स को भी फ्री करा गया, जो इंटरेस्ट रेट था उसको फ्री करा गया, उससे पहले रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट था। तो अब देखते हैं आगे। सो ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो इफेक्टिव रहती है अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो तो, यानी इंस्टीट्यूशन में सिर्फ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, बाकी बहुत सारे होते हैं, जैसे 2 लिख देता हूँ, चलो आरबीआई भी है और अपना सीसीआई भी है। अब ये जो है अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, अगर ये वीक रहेंगे तो इफेक्टिव नहीं रहेगा ट्रिकल डाउन थ्योरी। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जरूरी होते हैं कि सबको बराबर फायदा मिले, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मोनोपोलीज ना बनने दे और आरबीआई इस तरीके की पॉलिसी मेकिंग रखे कि रूरल पुअर सेक्शन तक भी उसका बेनिफिट पहुंचे।
सो ट्रिकल डाउन थ्योरी इंडिया में पार्शली सक्सेसफुल रही है, इसलिए क्योंकि जो इंडिया की जो डिक्लाइनिंग जो रेट थी पॉवर्टी की वो कम थी 90s में। ओके, अगर आप ये रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, ये संतोष मेहरोत्रा का आप को मिल जाएगा, महेंद्र देव का रिसर्च पेपर एक्चुअली में, महेंद्र देव ने काम करा है और ये पॉवर्टी पे, और हिमांशु ने जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पे आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ईपीडब्ल्यू के, तो आपको पता चलेगा कि 90s में जो पॉवर्टी की डिक्लाइनिंग रेट थी, अगर उसको मेजर कंपेयर करा जाए 80s से, तो वो कोई खास ज़्यादा नहीं थी। और वो इसलिए नहीं थी क्योंकि उसी टाइम पे इनइक्वालिटी भी राइज हो रही थी, और इनइक्वालिटी पे इस साल भी क्वेश्चन आया, और इनइक्वालिटी भी का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, पेपर 2 में आया हुआ है। तो उस टाइम पे इनइक्वालिटी भी राइज हो रही थी, तो अब उनका जो कंक्लूजन निकल के आ रही है उनके स्टडी की, तो वो कह रहे हैं कि अगर इनइक्वालिटी राइज ना होती और तब जीडीपी ग्रो करी हुई थी, तो डबल रेट से पॉवर्टी डिक्लाइन होती। तो अब पॉवर्टी डिक्लाइनिंग की जो रेट थी वो कम थी। ये किसने पहचान ली थी बात, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो रिसर्च स्टडीज़ में लिखी हुई है डिटेल में, जब आप डीप में जाके पढ़ते हैं, ये बात मनमोहन सिंह ने पहचान ली थी कि उन्होंने एलपीजी से जीडीपी तो बढ़ा दी पर पॉवर्टी की रेट बहुत कम घटी है, तो इसलिए वो लेके आए मनरेगा। अब मनरेगा क्या है फ्रेंड्स, फिजिकल पॉलिसी तो है, और एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या था, वो इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने भी प्रेज करा है मनरेगा को, डिस्पाइट सम लीकेजेस इन इट, लीकेजेस हैं, दे एक्सेप्ट दैट, बट स्टिल इट्स बेनिफिशियरी फॉर द पुअर। और एट द सेम टाइम 90s में क्या था, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी थी, रिफॉर्म्स आया था, डीरेगुलेट करे गए थे इंटरेस्ट रेट, तो क्या हुआ था, मनी सप्लाई बढ़ गई थी, M3 बढ़ गई थी। सो फर्दर ये देख सकते हैं, यानी जब मनी सप्लाई लूज थी और जब एक्सपेंशनरी मनी सप्लाई थी, तो कितना हमें इफेक्टिव रही वो पॉवर्टी के लिए रिड्यूस करने के लिए। फर्दर हम देख सकते हैं वी ऑल सॉ द हाइपर इन्फ्लेशन, कब 2009-10 के बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी थी ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो हाइपर इन्फ्लेशन थी, और हाइपर इन्फ्लेशन जब थी तो किस वजह से थी, वेजिटेबल इन्फ्लेशन की वजह से थी। अगर आप देखेंगे तो 13 बार रेपो रेट बढ़ाया गया था और तब भी कंट्रोल में नहीं आई थी इन्फ्लेशन, तो यानी सप्लाई साइड प्रॉब्लम तो थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर कर आप सप्लाई साइड को कैसे करेक्ट करोगे, तो नहीं कर सकते ना। तो ये एक एम्पेरिकली वैल्यू एडिशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एम्पेरिकली, तो इसलिए अदरवाइज ये पेपर में नहीं लिखना है, पेपर में जो लिखना है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बट आपकी ओवरऑल बेटर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी भी ताकि साथ साथ चलती रहे। सो फर्दर अनस्टेबल प्राइसेस हो जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, तो ये एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि जो मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है स्टेबल इसीलिए यूज करनी चाहिए ताकि स्टेबल प्राइसेस रहें, और इसीलिए उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुरू कर दिया है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिसेशन से बाहर निकालने के लिए यूज नहीं की जाती है। इनफैक्ट जो मॉडर्न मैक्रो थॉट है वो कहता है मॉनेटरी पॉलिसी इज जस्ट फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, इट्स नॉट फॉर करेक्टिंग द डिप्रेस्ड मार्केट और taking out the economy from the slowdown। so basic अंडरस्टैंडिंग अब ये डेवलप हो चुकी है। तो वैसे ही इसका मतलब ये हुआ कि वैसे ही एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट दैट मच इफेक्टिव एंड इट शुड बी यूज फॉर व्हाट, इट शुड बी यूज फॉर inflation, keeping the prices stable, that is inflation targeting, and the Indian government is doing that right now। so लेट्स स्टार्ट। हमारा आंसर आप कहाँ से लिखते हो और क्या क्या इसके पॉइंट्स लिखते अगर ये क्वेश्चन आता तो देखिए, एक तो सबसे पहला जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिस्कल पॉलिसी में ये कि इंडिया में और डेवलपिंग कंट्रीज में तो क्राउडिंग इन होती है, क्राउडिंग आउट नहीं होती। जब आप रूरल एरिया में रोड बना देंगे तो वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आ गया है। सेकेंड, कैपेसिटी क्रिएशन होती है, सप्लाई साइड को बूस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल इन्फ्लेशन ना होती अगर कोल्ड स्टोरेज हाउसेज होते, वहाँ पे स्टोरेज हो जाती। सो थर्ड पॉइंट में देखिए आप, थर्ड पॉइंट में ये है बूस्ट डिमांड फॉर बेसिक गुड्स। बेसिक गुड्स की डिमांड को बूस्ट करता है, क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी, वो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब फिस्कल पॉलिसी की वजह से इनकम जनरेशन होगी और डायरेक्ट पुअर के हाथ में जाएगी, या टैक्स रिड्यूस करेंगे आप तो भी जो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो यानी डिमांड बूस्ट करेगी, और जब एडी बूस्ट करेगी तो इकोनॉमी भी फर्दर मूव करेगी। प्लस इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है बट इक्वालिटी राइज होती है। इक्वालिटी राइज होने से क्या होता है, मिडिल इनकम ट्रैप से बच जाती है इकोनॉमी। जैसे
इनइक्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है ब्राज़ील में बहुत ख़राब केस है इनइक्वालिटी का, और ब्राज़ील इज़ हेडिंग टुवर्ड्स मिडिल इनकम ट्रैप। सो मिडिल इनकम ट्रैप में क्या होता है कि एक तरीके से जब आप एक पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जो स्लोप होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। अब वो यानी अब जीडीपी की ग्रोथ नहीं रैपिडली हो रही है, अब एक कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो लो है, और एग्रीगेट डिमांड क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर ऑफ कॉमन पीपल घट जाएगी। जब परचेजिंग पावर नहीं होगी तो एग्रीगेट डिमांड नहीं होगा, तो आप मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे। तो यहाँ से हमें बचाती है फिस्कल पॉलिसी। डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी करती है मनरेगा, डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी कर रही है, इसीलिए तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट ही तो है वो। ओके, देन इफेक्टिव अंडर रिसेशनरी कंडीशन, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लिक्विडिटी ट्रैप में आपको पता है बिल्कुल भी काम नहीं आएगी मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, लिक्विडिटी ट्रैप में स्पेक्यूलेशन हो जाती है, सारी मनी की होर्डिंग हो जाएगी, सारे कैश की, उससे जो है लोन क्रिएशन घट जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्दर गिरेगा ही नहीं, और जब फर्दर नहीं गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से बूस्ट होएगी। तो यानी लिक्विडिटी ट्रैप में जो है फिस्कल पॉलिसी ही काम आती है और इम्पोर्टेंट बन जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट डज नॉट ट्रिकल डाउन टू पुअर। ओके, सो मनी सप्लाई, ये एक तरीके से देखिए आप कि ये हमारा मनी डिमांड है और ये हमारी फिक्स मनी सप्लाई है। अब इसको हमने बढ़ाया, ओके, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया, पहले ये था। अब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया, लेकिन किन के लिए? पुअर के लिए तो नहीं। क्यों? क्योंकि पुअर के लिए ट्रांसमिशन बहुत ख़राब है इंडियन इकोनॉमी में। रूरल एरियाज़ में तो इंटरनेट ही नहीं रहता है बहुत बार तो, और बहुत कम जो होते हैं ब्रांचेज होती हैं बैंक्स की, तो उन तक तो वो फ़ायदा पहुंचता ही नहीं है। प्लस उनके लिए कोलेट्रल भी देना पड़ता है लोन्स के लिए, तो यानी पुअर सेक्शन को तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। सारा का सारा फ़ायदा जो होता है कौन ले जाते हैं क्रेडिट रेशनिंग में? प्राइम कस्टमर जो होते हैं। देखिए पहले क्या होता था, प्राइम लैंडिंग रेट होता था, फिर बेस रेट होता था, ओके, और फिर उसके बाद आया MCLR, और अब EBLR की बातें चल रही हैं। तो ये क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट और एक्सटर्नल बेंचमार्क और लैंडिंग रेट। ओके, सो इससे क्या हो गया, इसमें क्या होता है इस कंसेप्ट में क्रेडिट रेशनिंग में, जो बैंक का जो सबसे क्रेडिबल कस्टमर रहता है उसको सबसे कम ब्याज दर पे लोन दिया जाता है। यानी जिसने 100 करोड़ जमा कर रखे हैं तो वो उनका सबसे क्रेडिट वर्दी कस्टमर है, उसकी रेटिंग सबसे हाई है क्रेडिट वर्दीनेस में। तो जब उन्हें लोन देना होगा तो सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो देंगे अपने प्राइम कस्टमर को, और ये वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, ये होंगे सारे। और अब बाकियों को कौन से इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा लोन, इनके ऊपर प्रीमियम। सो क्रेडिट रेशनिंग हो गई ना, तो यानी कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी का बेनिफिट रहता है। अब अगर मान लिया जाए कि अब वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो भी लोन लेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट कर दें, तो भी चलो ठीक है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, वर्कर्स को हायर करा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ओके, और तो इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? ये लोग यहाँ पे MCLR और EBLR से लोन लेते हैं और कहाँ पे जाके पैसे लगाते हैं, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ में। जैसे नीरव मोदी ने यूज़ करा था सारा लोन, और एवरग्रीनिंग होते रही उसके लोन की, और ये सारा का सारा 2008 से काम चल रहा था, और तब से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी थी। और क्या रहा, NPAs राइज हो गए। तो क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपेंशनरी रहने का? स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज में ज्यादा पैसा चला जाता है। फर्दर इंपोर्टेंट इफ एनिमल स्पिरिट इज डाउन, ये क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो आप ISLM कार में पढ़ते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनसेंसिटिव हो चुकी है, तो यानी मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप बढ़ाएंगे भी, जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी के आपने मनी सप्लाई एक्सपेंड करा और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन आया ये वाला, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी अगर एनिमल स्पिरिट्स डाउन है तो। और एनिमल स्पिरिट्स तो एकदम ऑटोनोमस होते हैं, और वो एनिमल स्पिरिट्स ज़्यादातर डाउन कब होते हैं, जब रिसेशन में होती है, और तभी मॉनेटरी पॉलिसी जरूरत होती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा हमने कहाँ देखा था, लिक्विडिटी ट्रैप में भी इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पे भी। फर्दर लॉन्गर टाइम लैग, यानी फिस्कल पॉलिसी के कंपैरिजन में देखा गया है कि इसका लॉन्गर टाइम होता है, लैग होता है, और पुअर रिसेशन ट्रांसमिशन होती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, प्लस टाइम लैग भी लंबा रहता है, तो कोई काम की नहीं मॉनेटरी पॉलिसी। फर्दर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप देख सकते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो इंडिया की कंट्री जो है वो काफ़ी जो है, इंडिया का करंट अकाउंट तो एकदम डिटीरियोरेटेड है, तो कैपिटल अकाउंट की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है, और कैपिटल
जो अकाउंट है उसमें क्या आती हैं, एफडीआईज आती हैं, एफडीआई और एफआईआई। और ये किस लिए आती है, क्योंकि इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहते हैं, तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा और कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा, तो इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ जाएगी। और करने चले थे ये लोग रिसेशन से बाहर लाने के लिए इकोनॉमी को, और हो जाएगा ठन ठन गोपाल। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स हैं, इस वजह से इफेक्टिव नहीं रहती है। फर्दर, बिफोर रिकमेंडिंग आवर फिजिकल पॉलिसी, उसका एक क्रिटिसिज्म भी दे देते हैं। सो हाउएवर इवन फिजिकल पॉलिसी इज नॉट विदाउट डिमेरिट्स। इफ फिजिकल पॉलिसी मींस यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट जो बढ़ रहा है वो सब्सिडीज में जा रहा है, नॉन प्रोडक्टिव सब्सिडीज में जा रहा है, यानी कि ये जो वाटर सब्सिडी में जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में जा रहा है, एग्रीकल्चर में जहाँ पे मिसयूज हो रहा है, इसका ओवर कंजम्पशन हो रही है, वाटर टेबल नीचे जा रही है, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंट नहीं रह रहा है, जो कि इकोनॉमिक सर्वेज में आ भी चुका है पहले। और कंजम्पटिव नेचर की जो कि फिजिकल पॉलिसी है, तो क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा मीडियम रन में। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि और वो स्पिल ओवर भी हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। अब ये आप लॉजिक लगाइएगा कैसे होगा, इसके लिए मैं पूरा डिटेल में अभी ये नहीं समझा सकता। प्लस क्रेडिट रेटिंग भी गिर जाएगी। फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का मतलब है क्रेडिट रेटिंग गिरेगी, यानी आपको बाहर से एक्सटर्नल लैंडिंग भी महंगी मिलेगी, स्पिल ओवर भी हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, डेप्ट बर्डन भी राइज ही होएगा। और डेप्ट बर्डन को फिर घटाने के लिए फ्यूचर में टैक्स राइज करोगे, टैक्स राइज करोगे तो इन्फ्लेशन होएगी, और इन्फ्लेशन होने से फिर से इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जब भी होती है कैपिटलिस्ट को मनी ज़्यादा शेयर बढ़ जाता है। हम देखेंगे ये केल की कॉरिडोर मॉडल में प्राइसेस की वजह से क्या होता है, उस मॉडल में हम देखेंगे कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कैसे उनका प्रॉफिट्स और उनके शेयर ऑफ इनकम बढ़ जाता है नेशनल इनकम में। और फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी गिरेगी तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी और वाई फिर से गिरेगी। तो चले थे फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करने किस लिए, इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ाने के लिए, और एंड में कहाँ पे एंड हो जाएंगे, वाई में। तो इसका एक गोल्डन रूल है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं गोल्डन रूल। वो गोल्डन रूल क्या है कि पब्लिक स्पेंडिंग यानी फिजिकल पॉलिसी शुड बी यूज फॉर मेकिंग प्रोडक्टिव एसेट्स। और प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने से क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डेप्ट पेमेंट से, क्योंकि जो डेप्ट का पेमेंट तो देना पड़ेगा, वो मार्केट से ही तो उन्होंने लोन उठाए होंगे गवर्नमेंट ने, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी करेगी तो भी उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, जो बैंक्स उनके बॉन्ड्स खरीदेंगे, तो वो रिटर्न उसका ज़्यादा अगर होगा उस इंटरेस्ट से, तो यानी फिजिकल डेफिसिट भी नहीं होगा और लॉन्ग रन में फ़ायदा भी होगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल में बता देता हूँ। तो फिजिकल पॉलिसी शुड बी यूज्ड वाइजली ओनली, और एग्जाम्पल बता देता हूँ इसका क्या, अगर आप इसको रोड सेक्टर में लगाएंगे, रोड्स में, हाईवेज में, कोल्ड स्टोरेज की मेकिंग में, तो गडकरी साहब अगर यहाँ पे पैसे लगाते हैं और रोड्स अच्छे बनाते हैं तो उससे क्या होगा, टोल कलेक्शन होगा। ओके, गवर्नमेंट को भी शेयर मिलता है टोल कलेक्शन का, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं उसमें पीपीपी में, तो गवर्नमेंट को भी कुछ उसका बेनिफिट होता है, अर्निंग होती है वहाँ से बिडिंग में जब एलोकेट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को। तो यानी सफिशिएंट इनकम कमा लेगी गवर्नमेंट और रोड भी बना देगी, और उसकी वजह से फर्दर क्राउडिंग इन भी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। तो ये आंसर आप पर्टिकुलरली लिख सकते हैं। अब ये पूरा डिटेल्ड आंसर था, इसमें काफ़ी इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ मैंने सोचा था कि कंटेम्प्रेरी के हिसाब से आपको समझाऊंगा। So if you have liked this video, please subscribe our channel because it's in your best interest, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, एंड वो सारे सॉल्यूशंस, वो सॉल्विंग सब डिपेंड करती हैं आप लोग कितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग, सब्सक्रिप्शन ही अपनी जो है इनकम है और वो एक मोटिवेशन है। अगर वो कम आएगा तो ऑब्वियसली ये इनिशिएटिव जो है डिमोटिवेट हो जाएगा। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू वांट द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर पर्टिकुलरली have some problems with some particular question, you can comment that question and I will upload the answer. Okay, so please like, share, subscribe, and bye bye, take care, thank you.